ये क्लास 7th हिंदी फर्स्ट चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट है। आई होप यू ऑल विल बी गुड एंड एंजॉय द चैप्टर। मौलवी साहब ने खींचकर गोली बंदर को मारी और देखना चाहा कि बंदर को चोट कैसे लगती है। उसी समय उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तर तर खून टपकने लगा और चोट के तेज दर्द से वह सहम गए, क्योंकि वो गोली बंदर के बजाय वे स्वयं को मार बैठे थे। पता नहीं किस तरह से उन्होंने गोली चलाई कि उनके बंदर को लगने के बजाय उनके खुद के अंगूठे में वो गोली लग गई और इतने वे डर गए थे। एक दिन हम सब लोग शाम के समय टहलने के लिए निकले थे। उस समय बलदेव चाचा और मौलवी साहब भी हमारे साथ थे। हम सब चल रहे थे, तभी सांड वहाँ आ गया। सबने कहा ये सांड लोगों को मारता है। ये सुनकर हम सब रुक गए, पर मौलवी साहब कहाँ डरने वाले थे। वे अपनी बहादुरी का बखान करते हुए बेखौफ आगे बढ़े। तभी सांड ने उन्हें सींग मारकर उठाकर पटक दिया। अब जब एक दिन शाम का वक्त था, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी पूरी टोली घूमने के लिए निकली थी, तो सामने से एक सांड आ गया। तो सांड को देखकर बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को चढ़ा दिया कि ये जो सांड है वो लोगों को बहुत मारता है। तो मौलवी साहब कहाँ डरने वाले थे, वो आगे गए और क्या हुआ कि सांड ने उनको सींग से उठाकर पटक दिया। कुछ दिन बीत जाने के पश्चात बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद बलदेव चाचा ने सोचा कि क्यों ना मौलवी साहब को बंदूक चलाना सिखा दिया जाए, परंतु इस बात को मानना कि कोई काम वह नहीं जानते उनकी शान के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वह अच्छा निशाना लगा सकते हैं। अब मौलवी साहब ने सोचा यदि मैं यहाँ बंदूक चलाना सीखूंगा तो इसमें मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, मैं अच्छे से निशाना लगा सकता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बंदूक उठाई और चल दिए। कुछ ही दूरी पर एक ऊंचे दरख्त कहते हैं एक पेड़ को, ऊंचा सा पेड़ पर उन्होंने एक गिद्ध बैठा हुआ नजर आया। गिद्ध काफी ऊंचाई पर था, अतः बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया सकता, बंदूक बिल्कुल ऊपर सीधी करके निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब ने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर जैसे ही घोड़ा दबाया, बंदूक का जो घोड़ा, उन्होंने क्या किया, बंदूक को खड़ी करके सीने पर रखा, क्योंकि जो गिद्ध था वो काफ़ी ऊंचाई पर बैठा था। तो जैसे ही उन्होंने घोड़ा दबाया, मौलवी साहब गिर पड़े और गिद्ध उड़ गया। तब चाचा ही उन्हें उठाकर घर तक लाए थे। इस प्रकार के हंसी मजाकों के बीच ही हम सब फारसी पढ़ रहे थे। इस तरह के हंसी मजाक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बचपन में चलते रहते थे और इन्हीं हंसी मजाक के बीच बीच में वो फारसी की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ महीने के बाद में मौलवी साहब वहाँ से चले गए। दूसरे मौलवी साहब को बुलवाया गया। अब कुछ समय बाद किन्हीं कारणों वो मौलवी साहब वहाँ से चले गए और दूसरे मौलवी साहब को बुलवाया गया। वे बहुत गंभीर थे। नए मौलवी साहब आए थे, वे बड़े ही गंभीर स्वभाव के थे। वे किसी से ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते थे और ना ही ज़्यादा ही फालतू ही बातों पर ध्यान देते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी और उस समय गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। उन दिनों हम बहुत सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे, जो वहीं एक कोठरी में रहते थे। कोठरी के सामने आंगन में तख्तपोश पर एक तख्त पड़ा हुआ था, पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सुबह उठकर हम पहले का पढ़ा हुआ पाठ दोहराया करते थे। जो जितनी जल्दी पुराना पाठ याद कर लेता था, उसको उतनी ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। अब क्या हुआ कि अब 5.5 दिन फारसी पढ़ाई जाने लगी। बृहस्पतिवार की दोपहर से के बाद से शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तो इन लोगों को सुबह सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाना पड़ता था, जो वहीं पास की एक कोठरी में रहते थे। और वहाँ पर एक तख्त पड़ा हुआ था, उसके तख्तपोश पर, जो तख्त पर चादर बिछाई जाती है, उस पर बैठकर वो लोग अपना अपना पाठ याद करते थे। जब तब तक सूर्योदय हो जाता था, तब वहाँ से उठकर हम सब बच्चे अपने अपने मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते थे। हमें प्राय मीन्स अधिकतर आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता था। अब जब वे नाश्ता करके लौटते थे, उस समय उन्हें जो सबक पढ़ाया गया था वो याद करना पड़ता था। और सबक याद करके सुनाने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते थे, हुक्म कहते हैं आदेश को। मौलवी साहब हुक्म देते थे, मौलवी साहब किताबें उठाकर रख देने का हुक्म देते थे और तब हमें तख्ती निकालनी पड़ती थी, और जब तख्ती भर जाती थी तो उसे धोना पड़ता था। इस प्रकार तख्ती को धोते समय खेलने का भी समय मिल जाता था। दोपहर को नहाने और खाना खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती थी। खाना खाकर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता था। मौलवी साहब स्वयं चारपाई पर सोते थे। दोपहर के बाद हम सबको याद करने के लिए दूसरा सबक मिलता था और उसे याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती थी।
तो दोपहर के बाद सबको याद करने के लिए दूसरा सबक दिया जाता था और सबक याद करके सुनाने के बाद ही खेलने के लिए छुट्टी मिलती थी। खेलने के बाद पुनः कहते हैं दोबारा को पढ़ने बैठना होता था। संध्या को जल्दी जल्दी नींद आती है, परंतु हमेशा डर लगा रहता था कि अगर मौलवी साहब ने हमें पलक झपकाते हुए देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। जल्दी छुट्टी के दो उपाय होते थे, खेलकूद और शरारतें। सभी में यमुना भाई हम सबके लीडर थे, इसलिए जल्दी छुट्टी पाने के लिए उपाय भी वही करते थे। जैसा कि चैप्टर के शुरू में बताया गया है कि यमुना भाई सभी के लीडर थे, तो वे यमुना भाई ही जल्दी छुट्टी पाने के लिए उपाय करते रहते थे। हमारे पढ़ने के लिए तेल का एक दिया जलाया जाता था। उस समय रोशनी की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए दिए जलाए जाते थे। उसकी रोशनी में ही हम सब पढ़ते थे। यमुना भाई रेत की छोटी सी पोटली बनाते और चुपचाप छिपाकर उसे दिए में रख देते थे। रेत की पोटली जल्दी ही तेल को सोख लेती और जल्दी ही दिया बुझने पर आ जाता। ये देख मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि दिए में तेल कम क्यों डाला। फिर मजबूरी में उन्हें हम बच्चों को किताबें बंद करने के लिए कहना पड़ता था। तो यमुना भाई जो थे सबके लीडर थे। वे रेत की एक छोटी सी पोटली बनाकर दिए में डाल देते थे। चूँकि रेत जो है किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए वह तेल को भी बहुत आसानी से और जल्दी सूख जाता था, जिससे कि जल्दी छुट्टी हो जाती। मौलवी साहब किताबें उठाकर रख देने के लिए कह देते थे और छुट्टी जल्दी हो जाती थी। पढ़ाई का क्रम ऐसे ही चलता रहा और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया था। हम सब भी मौलवी साहब को प्यार करने लगे थे। ये नए वाले मौलवी साहब की बात है, जो नए नए मौलवी साहब आए थे, उनके व्यवहार से बच्चे बहुत खुश थे और उन्हें बहुत प्यार करने लगे थे। कुछ समय पश्चात अंग्रेजी पढ़ने के लिए घर छोड़कर छपरे में जाना पड़ा। मौलवी साहब से बिछड़ने का दुख हुआ और शायद मौलवी साहब भी हमारे जाने से दुखी थे। तो फारसी शिक्षा का ज्ञान होने के बाद में इन लोगों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए छपरे में जाना पड़ा, तो इन्हें मौलवी साहब से दूर होना पड़ा, जिसका इन्हें व मौलवी साहब दोनों को बहुत दुख हुआ। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हुआ। और ये कहानी एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, उनके जीवन की कहानी है। ये उनकी आत्मकथा से ली गई एक कहानी है कि उन्होंने किस प्रकार फारसी की शिक्षा ग्रहण की थी। धन्यवाद।